अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम यूनिट 2 के एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। और उसी लेक्चर के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स क्या क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में अपने देखा था कि डिफरेंट तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्विक रिव्यू अगेन कराना चाहती हूँ कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। हम अपनी हर बार के लेक्चर में एक 2 मिनट का क्विक रिव्यू जरूर रखते हैं, ताकि हमें लिंकअप हो सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें किस तरह से आगे मूव ऑन होना है। तो एयर पोल्यूशन, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वायु में हमारे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर जितने भी हमारे मीथेन है, हीलियम है, ये सारी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश इनकी मात्राओं में जो परिवर्तन हो जाता है या असंतुलन हो जाता है, जिसका सीधे सीधे इम्पैक्ट हम ह्यूमन बींग्स पर, वेजिटेबल्स पर और हमारे एनवायरनमेंट पर, एटमॉस्फेयर पर प्रतिकूल प्रभाव पर पड़ता है। तो इस तरीके के जो इम्बैलेंस हो रहा है क्रिएट हमारी वायु में, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन को अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कॉन्टेमिनेट्स, यानी मिलावट करती है, असंतुलन करती है, इम्बैलेंस क्रिएट करती है, किसमें, द एयर टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स द एयर डेंजरस टू ब्रीथ, कॉजिंग डिजीज, death to humans, damage to other living organisms such as food, crops, natural और built-in environment। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम ह्यूमन बीइंग को, हमारी वेजिटेबल्स को, वनस्पतियों को और हमारे जो भी हमारे फूड हैं, क्रॉप्स हैं, नेचुरल और मैन मेड बिल्ड एनवायरनमेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों को कंटेमिनेट कर रही है, पोल्यूट कर रही है। तो इस तरीके के जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। और डिफरेंट तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि एनी विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल और गैस फाउंड इन द एयर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नॉर्मल कंपोजिशन। वही है कि जो एज पर द स्पेसिफाइड नॉर्मल कंपोजिशन से डिफरेंट है, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। ऐसे विजिबल दिखने वाले और जो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल या गैसियस फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, वो मिलके जो हमारी एयर को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके बैलेंस को, जो निर्धारित बैलेंस है उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। कितने तरीके का एयर पोल्यूशन हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। इंडोर एयर पोल्यूशन है, होता है, आउटडोर पोल्यूशन होता है। मोटे तौर पे जाने तो इंडोर पोल्यूशन किसके थ्रू मेनली होता था, जो घरेलू ईंधन हम दहन करते हैं, उसमें मेनली मेजॉरिटी हमारे रूरल पीपल को बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पे हमारा धुआं जो है वो बहुत एयर में मिक्स होता है डायरेक्टली। आउटडोर पोल्यूशन में देखें तो हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ये हमारे व्हीकल्स हैं, कार है, बस है, स्कूटी है, ये सारे हमारे आउटडोर पोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाला जो धुआं सीधे एयर में मिक्स हो रहा है और हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट सीरीज में देखा था कि हमारे एयर पोल्यूटेंट्स मेनली कौन कौन से होते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स में हमने मेनली सोर्सेज क्या क्या देखे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड हो गया, ओजोन हो गया, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये सारे हमने सीखे थे। उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन के टाइप्स देखे थे कि हमारे जनरली नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सा हो सकता है, यानी अपने आप जो हम चीज़ें हो रही हैं प्रकृति में और वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रही हैं, जैसे वोल्केनिक एरप्शंस हैं और ये सारे। इसी तरह से या तेज़ आंधी आती है, तूफान आ रहा है बहुत तेज़, तो उससे आसपास की वायु में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं और अदर चीज़ें उड़ के आ जा रही हैं, वो सारी मिक्स हो जाके हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। मैन मेड सोर्सेज में हमारा पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन है, हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल पेट्रोल ये सारा जला रहे हैं, तो उससे जो धुआं आ रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, उससे हमारा ठीक तरह से नहीं जले तो भी बहुत धुआं फेंक रहे हैं, इंजन पुराने हो गए हैं, तो व्हीकल से जो निकल रहा है, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनसे जो हमारा चिमनी के माध्यम से सीधे जो धुआं निकल रहा है कंबशन के बाद, वो एयर में मिक्स होकर एयर को पोल्यूट कर रहा है। तो इस तरह से हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन देखे थे। फिर उसके बाद हमने इफेक्ट्स भी देखे थे। तो मेजर इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे पड़ता था, ह्यूमन की हेल्थ पर, लोगों को लंग्स डिसीज होती थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जा रही थी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही थी, स्किन एलर्जीज हो जा रही थी। एनिमल्स पे प्रभाव देखा था, वेजिटेशन, हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, प्लांट सफ़र कर रहे हैं, वेजिटेशन पे आ रहा है इफेक्ट, एनवायरनमेंट पे हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जा सकता था एयर पोल्यूशन का। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमारे संग एयर पोल्यूशन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके इफेक्ट आ रहे हैं, उसके मेजर पोल्यूटेंट की जानकारी हो चुकी है, तो क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने एयर पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे मेनली दो तरीके होते हैं। एक होता है कि कंट्रोल एट सोर्स और दूसरा होता है कंट्रोलिंग डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो कंट्रोल एट सोर्स का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर खराब हो रही है तो हम पहले उसका सोर्स देख लेना कि कहाँ से वो आ रही है, यानी जो सोर्स जहाँ से वो क्रिएट हो सकती है अगर हम वहीं पे कंट्रोलिंग कर लें, यानी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका अगर देखें तो क्या है कि जिस स्तर से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिस सोर्स से वो आ रहा है, जिस सोर्स से हमें लग रहा है कि ये ऐसा वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो हम उसे वहीं पे न्यूनतम स्तर पे ले आएँ, वहीं पे उसे कंट्रोल कर लें, तो अपने आप हमारी एयर पोल्यूट नहीं होगी, है ना। समझ रहे हैं कि जैसे हमने मान लीजिए कह दिया कि इंडस्ट्रीज़ में हो रही है, या तो हमने ये कह दिया कि हम जो इंडस्ट्रीज़ में हमारी या कोई ऐसी चीज़ें कंबशन कर रहे हैं उसमें सल्फ़र की मात्रा दिख रहा है, तो हम पहले ही उसमें ऐसी गैस यूज़ करें जो सल्फ़र फ्री हो, तो पोल्यूशन होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पहले ही अपने स्तर से, सोर्स स्तर से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि सल्फर की मात्रा वाला मैंने एग्जांपल दिया ना कि ईंधन का चयन ही इस तरह से करो कि लेस सल्फर हो, और उसको सावधानी पूर्वक यूज़ करोगे तो सही तरीके से यूज़ करोगे, प्रदूषण ही कम हो जाएगा, बहुत स्तर निकलेगा ही नहीं। तो फिर इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ में है ऐसी गैसेस का जो बहुत कम वो जो दिक्कत कर रही हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, उन प्रक्रियाओं को चेंज कर दो, उन प्रोसेसेस को चेंज कर दो, उसका दूसरा तरीका अपनाओ, तो ऐसे भी हो सकता है हमारा सोर्स लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल, है ना। निर्माण स्थल का सही चयन कर लो, और इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ये देखो कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके कारण एयर पोल्यूशन को वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको पहले से ही ध्यान रख के वहाँ पे उन चीज़ों को ओवरकम कर लो। तो ये सारी चीज़ें करके हम बहुत हद तक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे वाहनों की हम प्रॉपर केयर करें, ऑटोमोबाइल्स है, व्हीकल्स हैं, इनकी अगर हम टाइमली इनकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराते रहें तो इंजन धुआं फेंकेगा ही नहीं, यानी सोर्स स्तर पर ही हमने इसको कंट्रोल कर लिया। प्रॉपर फिल्टर लगाएं, हमें पता है कि ऐसे इस तरीके के फिल्टर्स हैं जो कन्वर्जन के बाद अपनी हमारी एयर को, सही एयर को, जो शुद्ध हवा है उसको ही बाहर में मिक्स करेंगे या वहाँ पे जाएंगे, तो वो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो। तो इस तरह से छोटे छोटे हम इसीलिए देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पोल्यूशन एक्ट भी लगे हुए हैं मोटर व्हीकल वाहनों पर, कि इस पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड तक आपका अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, ये सारे, नहीं तो हैवी फाइन देना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें अपनाकर सरकारी तरफ से भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है सोर्स लेवल पर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है तरीका कि मान लीजिए हमने सोर्स लेवल पर नहीं कर पाए, तो कंट्रोलिंग डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज़, यानी अब हम ऐसी डिवाइसेस लगाएं, नई टेक्निक अपनाएं जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल एट सोर्स में आपने देखा कि हमारे मेनली एयर पोल्यूशन कंट्रोल के दो मेथड थे, कंट्रोल एट सोर्स पे, और दूसरा था कंट्रोलिंग डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके दो पार्ट थे, पर्टिकुलेट पोल्यूशन कंट्रोल और गैसियस पोल्यूशन। तो सोर्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है, यानी सोर्स को रिलोकेट कर देना, शट डाउन कर देना। कई बार हमने देखा है कि कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा आसपास के एरिया में पोल्यूशन है, उनकी गैसेज एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं, वायु को प्रदूषित कर रही हैं, तो वो पूरे के पूरे प्लांट ही बंद करने पर जाते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि हमें नहीं यहाँ से हटाना है। कई बार आपने देखा होगा रीलोकेशन करने का मतलब होता है कि अपनी जगह से, उस जहाँ से मेनली अगर ऐसा चांसेस है कि हमारे उस एरिया की वायु बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्लांट को ही रिलोकेट दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे SEZ बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मोस्टली उस इकोनॉमिक जोन के अंदर ही होगी। जैसे अपने हम दिल्ली NCR में नोएडा में देखें तो NSEZ बहुत फेमस है, यानी नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं और जो भी चीज़ें, तो वो एरिया स्पेशली फेमस है कि वहाँ पे उस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं, और वो नॉर्मल हमारे जो रिहायशी सेक्टर्स हैं, आबादी है, उससे काफ़ी अलग बनाए जा रहे हैं। तो यानी इस तरीके की चीज़ों को ध्यान करके फ्यूल और सब्स्टिट्यूशन, पहले कुछ और फ्यूल यूज़ किया जा रहा था, मान लीजिए जैसे कोयले से यूज़ करके ईंधन चलाया जा रहा था, अब हमने देख लिया है कि हमारी पाइप नेचुरल गैसेस हैं, PNG गैसेस के माध्यम से, और दूसरे अलग फॉर्म से हमारे इलेक्ट्रिक के माध्यम से घर पे चीज़ों को काम किया जा रहा है, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, तो उससे पोल्यूशन फ्री हो रहा है। प्रोसेस चेंज, यानी कोई अलग तरीका कर दिया। पहले जिस स्टाइल से हमें लगता था कि ज़्यादा हमारा एयर पोल्यूट हो सकती है, ऐसे चीज़ें कंबशन के बाद निकल रही हैं जो एयर में मिक्स हो रही हैं, उसकी जगह हमने उसको प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया और कंट्रोल कर लिया।
उसी तरह से व्हीकुलर एमिशन, तो व्हीकल में हमने पहले देखा कि डीजल पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, आज की डेट में सीएनजी है, सीएनजी लोग प्रेफर करते हैं, तो पोल्यूशन भी रिड्यूस हो गया है। तो यानी ये हम चीज़ें कर करके सोर्स लेवल पे ही अपने एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सभी को ये क्लियर है कि सोर्स लेवल का मतलब क्या हुआ है। यानी सोर्स लेवल का मतलब कि जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जहाँ से हमें लग रहा है कि यहाँ से पोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है, यहीं से हो सकता है, वहीं पे कंट्रोलिंग कर दो, ये होता है कंट्रोल एट सोर्स। नेक्स्ट था कंट्रोल डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज। यानी अब हम मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा इससे, तो अब क्या करेंगे, तो उसमें होता है कि हमारी क्या कोई ऐसी डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम अपने पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेनली एयर में पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। यानी एयर पोल्यूटेंट में अगर हम देखें तो मेनली कि हमारे कौन से एयर पोल्यूशन के लिए जो मेन जिम्मेदार होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। तो इसमें से मेनली एक आता है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स और एक होता है गैसियस पोल्यूटेंट्स। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट मेनली क्या होते हैं, जो हमारे सम ऑफ ऑल सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, यानी हमारी वायु में जो मिश्रित ऐसे प्रदूषक जो हमारे लिक्विड द्रव फॉर्म में या ठोस अवस्था में हो रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो पृथ्वी की सतह पर आ जा रहे हैं, तो वो प्रदूषण फैला दे रहे हैं। तो ऐसे जो प्रदूषक हैं उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट। यानी जो लिक्विड एयर में हमारे जो लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में ऐसे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हैं एयर में, वो हमारे कहलाते हैं पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट। जैसे कि हमारा जो कोहरा होता है या कोई स्प्रे हुआ हुआ है या धूल है, धुआं है, धूम है, धुंध है, ये सारे हमारे आते हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट की कैटेगरी में। उसी तरह से हमारा दूसरा जो मैंने बताया गैसियस पोल्यूटेंट भी होते हैं, आगे हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। गैसियस पोल्यूटेंट उनको होते हैं वो जो वायु में मिश्रित ऐसे प्रदूषक जो सीधे गैसीय फॉर्म में ही मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इस तरह से ये सारे जो कि हमारे नीचे नहीं बैठ रहे हैं बल्कि वायु में ही मिक्स हैं गैसियस फॉर्म में, तो ये होते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। यानी एयर को वो भी उनकी इम्बैलेंस जो मात्रा है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है और गैसियस फॉर्म में है, वो नीचे सतह पर नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसे प्रदूषक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं गैसियस पोल्यूटेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट क्या होते हैं और गैसियस। पर्टिकुलेट मतलब याद रखिएगा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स एयर में मिक्स हैं वो होते हैं, और जो गैसियस फॉर्म में है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे हो जाते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। तो अब दोनों को रिमूव करने के तरीके होने चाहिए। भाई एयर है हमारी, हमें उसे पोल्यूशन फ्री रखना है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखेंगे हमारे मेनली पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गैसियस को। तो पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए मेनली जो फेमस हैं वो हमारे कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम अपने डिस्कशंस में इम्पॉर्टेंट मैटर्स लाए हैं, जैसे कि सेटलिंग चैम्बर्स तरीका होता है, इनर्शियल सेपरेटर और साइक्लोन मेथड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मेथड होता है, बैग हाउस एंड फिल्टर्स होते हैं, वेट स्क्रबर्स होते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में हम वन बाय वन लेंगे। यानी किसको रिमूव करने के लिए, पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट को। किस फॉर्म में उसमें रह रहा है हमारा पोल्यूटेंट, हमारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। तो उसको रिमूव करने के लिए, उस तरीके के एयर पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं, ये 4 to 5 मेथड हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे गैसियस पोल्यूटेंट पे। तो क्लियर है चीज़ें आप लोगों को। कंट्रोल मेथड्स में हमने दो तरीके से देखा था, एक सोर्स लेवल पर और एक देखा था हमने अपने डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। उसमें हमने फर्दर दो पार्ट में बांटा था, पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में और गैसियस पोल्यूटेंट को रिमूव करना। तो हम सबसे पहले पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट को रिमूव करने के तरीके देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला होता है सेटलिंग चैम्बर्स। इसमें हम डायग्राम भी देख रहे हैं। सेटलिंग चैम्बर्स का मतलब क्या होता है, ये एक सिंपलेस्ट डिवाइस होती है। सिंपलेस्ट डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है कि डस्ट को एयर में जैसे आ रही है, जो अब एयर में डस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राख है, कार्बन है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो सारी मिक्स हैं, यानी पोल्यूटेड एयर है। अब उसको हमें रिमूव करना है वहाँ से। तो सेटलिंग चैम्बर में क्या करते हैं बेसिकली कि ये जो है इसमें एक सेटलिंग चैम्बर्स यूज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज़ करते हैं किस लिए, टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स। क्योंकि हमने पहले बताया पर्टिकुलेट मैटर में हमारे सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको हमें रिमूव करना है। तो पहला मेथड सेटलिंग चैम्बर क्या होता है, सिंपलेस्ट तरीका है, और इसमें हम बेसिकली करते हैं क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करते हैं।
जो गैस स्ट्रीम है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ से डर्टी गैस एंटर हो रही है और बाहर क्लीन गैस आउट हो रही है, और नीचे आप दो चैम्बर्स देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डस्ट हॉपर्स। डस्ट हॉपर्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी धूल उसमें इकट्ठा हो गई है उसको समय समय पर निकालते रहते हैं, क्योंकि जैसे डर्टी गैस एंटर हुई, अब ये चैम्बर में गई सेटलिंग चैम्बर्स में, तो गैस स्ट्रीम एंटर से चैम्बर वेयर द वेलोसिटी ऑफ द गैस इज रिड्यूस, जैसे ही चैम्बर में एंटर हुई गैस की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो जो लार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे उसमें वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और ग्रेविटी फोर्स के चलते, और रिकलेक्ट कहाँ कर ले जाते हैं, जो नीचे हॉपर्स लगे हैं कोन शेप में उसमें आ जाते हैं, तो जो अंदर आई धूल उसमें से जो भारी कण थे वो नीचे बैठ गए, हॉपर्स में आ गए, और उन हॉपर्स में से जो धूल होती है उसे समय समय पर निकालते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो हमारा एयर जो उसके बाद गई वो क्लीन एयर एग्जिट हो जा रही है। तो हमारे ये जो हॉपर्स होते हैं, ये सेटलिंग चैम्बर्स होते हैं, ये जनरली यूज़ किए जाते हैं 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार के जो पार्टिकुलेंट्स होते हैं हमारी एयर में, उनको सेपरेट करने के लिए। समझ गए? तो यानी 50 माइक्रोमीटर से जो बड़े साइज़ के हमारे एयर पोल्यूटेंट हैं, जो हम उनको साफ करने के लिए एयर से हम सेटलिंग चैम्बर्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो हमें एयर निकलती है वो हमारी क्लीन एयर होती है। इसी तरह से आता है, अगला मेथड होता है इनर्शियल सेपरेटर और साइक्लोन। साइक्लोन, और इसमें जनरली 5 से 25 माइक्रोमीटर तक के जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय ए सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ गैस फ्लो। आप देख रहे हैं ना डायग्राम में कि डर्टी गैस एंटर हुई और वो एक इस तरह से साइक्लोन की तरह जो रोटेशन हो रहा है, यानी गैस इन हो रही है, फिर वो एक बेलनाकार टाइप का एक सिलेंड्रिकल शेल है उसमें से गुजारी जा रही है, और वो अंदर नीचे तक आके फिर वापस बैक टू होकर ऊपर की ओर जा रही है, और जब नीचे आ रही है काफ़ी तेज फ्लो में, तो वहाँ से जो स्पिन करती हुई आ रही है सर्कुलर पाथ में, तो आउटवर्ड फोर्स के थ्रू तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वहाँ पे वॉल के थ्रू नीचे आ जा रहे हैं, और नीचे के बॉटम टाइप में वो जो वेसल है बर्तन उसमें कोने में आ जा रहे हैं नीचे में, और वहाँ से डस्ट आउट हो जा रही है, और वही एयर बैक होके ऊपर तक जा रही है, और वहाँ से क्योंकि डस्ट पार्टिकल नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी, फिर वो उसी फॉर्म में सिलेंड्रिकल शेप में बैक होकर ऊपर क्लीन गैस आउट हो जा रही है। तो इस तरीके का एक साइक्लोन जैसे नहीं होता है, घूमता है गोल 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 सिलेंड्रिकल शेप में, तो वो इस तरह से वायु की इस तरीके की जो सर्कुलर मोशन के कारण हो रहा है, धूल के कण नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नीचे आ जाते हैं, और बाकी क्लीन एयर हमारी इसी तरह से घूमती पुनः वापस अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हुई चक्रवात की तरह, जैसे साइक्लोन का हिंदी क्या होता है, चक्रवात की भांति घूमती हुई मध्य भाग में जो बीच में लगा वहाँ से अपना जो फिल्टर लगा है वहाँ से वापस चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि धूल के कण धीमे धीमे नीचे गिरते जाते हैं, और बाद में इनको वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है धूल के कणों को। तो ये एक मेथड होता है साइक्लोन वाला, यानी एयर का एक चक्रवात की तरह एयर घूमती है और उसके बाद उसमें फोर्स के माध्यम से डस्ट पार्टिकल को नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 5 से 25 माइक्रोमीटर तक के कण जो हैं वो ही रिमूव किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है हमारे जो महीन से महीन कण जो एयर में पोल्यूटेंट है मिले हुए हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इससे 99% तक जो हमारी एयर होती है वो पोल्यूटेंट्स को रिमूव करके क्लीन एयर दे देती है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है, और बेसिकली इसका जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि पासिंग द पार्टिकल लेडन गैसेस बिटवीन हाई वोल्टेज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स। इसमें दो हाईली वोल्टेज इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में से उस एयर को पास कराया जाता है, और एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं उनको एक चार्ज से दे दिया जाता है, और दूसरी प्लेट लगाई जाती है जो अपोजिट चार्ज में रहती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही अपोजिट चार्ज मिलते हुए वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो उसमें चले जाते हैं और क्लीन एयर निकल जाती है। बाद में उस प्लेट्स को से जो डस्ट पार्टिकल है उनको रिमूव कर लिया जाता है। यानी एट इंटरवल्स बोथ डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स आर रैप्ड टू dislodge collected particles from the electrodes which then fall into the hoppers at the bottom of the precipitator। यानी मैंने वही बताया ना कि समय समय पर उनको वहाँ से बीच में प्लेट में से जितने भी डस्ट पार्टिकल आ गए उनको रिमूव कर दिया जाता है, और वहाँ से उन चीज़ों को जो बाहर निकलने के बाद क्लीन एयर हमारी बाहर चली जाती है।
यानी प्लेटों एवं तार के मध्य जो है हाई वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, तो इस क्षेत्र में जब जूस कैसे भी जो पोल्यूटेड एयर प्रवेश करती है तो वो आयोनाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण नेगेटिव जो चार्ज है वो उस पर आ जाता है हमारे डस्ट पार्टिकल पर, और वो पॉजिटिव प्लेट्स लगी होती हैं अपोजिट चार्ज की, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे सारी डस्ट वहीं एकत्रित हो जाती है। और उसके बाद उस समय समय पर इन कणों की पानी से धुलाई करके या सडन झटके से चोट देकर रैप करके इन डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। तो मेनली इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क करता है, हमारे बहुत ही महीन कणों से लेकर मोटे कणों तक को पृथक करने की एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि डर्टी एयर इंजेक्ट करी है, फिर उसके बाद आयोनाइज्ड हुआ है, डस्ट पार्टिकल उसमें चिपक गए, फिर कलेक्टर की प्लेट्स लगी हुई अपोजिट चार्ज की, उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है। तो जब सारे डस्ट पार्टिकल इसमें अट्रैक्ट होकर आ चुके हैं, देखिए ऊपर उठा हुआ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, उसके बाद जो एयर डायरेक्शन में जा रही है वो क्लीन एयर है, डस्ट पार्टिकल इन कलेक्टर्स के से बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं, और इस तरह से हमारी क्लीन एयर जो है आती रहती है। जबकि इधर लेफ्ट साइड में देखें तो डर्टी एयर इन हुई है और उसके बाद क्लीन एयर आउट हो रही है, और तरीका हमारा आयोनाइज्ड और कलेक्टर के माध्यम से इस तरह से वर्क करता है। उसी तरह से बैग हाउस और फिल्टर्स होते हैं। बैग हाउस और फिल्टर में क्या कहते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफन यूज टाइप ऑफ डिवाइस विच इज रिक्वायर्ड टू मीट एनी फ्यूचर स्टैंडर्ड्स लिमिटिंग द एमिशन ऑफ रिस्पायरेबल पार्टिकल्स। The collection efficiency is very high and even for particle of 0.01 माइक्रोमीटर डायमीटर। यानी बैग हाउस और फिल्टर जो है होता है, इसमें एक तरीके से एक वस्त्र या थैला या आप कह दो कि बुने हुए कपड़े, नायलॉन या ऊन के थैले या बोरे एक तरह से फ्रेम में लटका दिए जाते हैं, और ये थैले ऊपरी सिरे पे बंद होते हैं तथा नीचे से खुले रखे जाते हैं। इन निचले खुले सिरों से क्या होता है कि दूषित वायु यानी प्रदूषित वायु जो है वो एंटर करती है, और इन थैलों में छनती हुई स्वच्छ गैस कक्ष के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती है, और दूषित वायु के कारण धूल के कारण कपड़े के थैलों में ही चिपके रह जाते हैं। तो कुछ समय बाद इन थैलों को भीतरी सतह पर अत्यधिक धूल कण जमा हो जाते हैं, तो छनना रुक जाता है, तो इन थैलों को झटक करके हिला करके धूल झाड़ करके हॉपर में गिरा दी जाती है, और हॉपर से वो बाद में बाहर में गिरा दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक फिल्टर और बैग फिल्टर या बैग हाउस फिल्टर होते हैं। इसमें 0.1 से, जैसे मैंने बताया, 0.5 माइक्रोमीटर तक के और बहुत 0.01 माइक्रोमीटर तक की जो भी हैं पोल्यूटेंट, उनको भी पृथक किया जा सकता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। और जनरली आपने देखा होगा कि जो आटा चक्की होती है ना, या जैसे पत्थर या सीमेंट फॉस्फेट या बॉक्साइट वगैरह इन सब को बनते हैं, तो उससे जो निकलती हुई धूल में बहुत बारीक पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, आटा मिल में देखते हैं, तो उन सबको जो एयर में पोल्यूट हो रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए जनरली इस तरीके की डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से वेट स्क्रबर्स भी होते हैं। वेट स्क्रबर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्क्रबर इज टू एंट्रेन द पर्टिकुलेट मैटर इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स। Water subsequently flows from the bottom of the scrubber. The particulate is allowed to settle and clarified water is recirculated. यानी वही चीज़ है कि इसमें से जो हमारा डर्टी गैस इनलेट हुई, वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें से गया, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में अपना मिक्स हो गए, और बाकी हमारा क्लीन गैस हमारी उसमें से वाटर वही जो क्लीन वाला वो सर्कुलेट कर दिया गया, और हमारी क्लीन गैस आउटलेट हो गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेट स्क्रबर हो गया, बैग हाउस हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हो गया, इन सब के माध्यम से हम पर्टिकुलेट मैटर जो हमारे पोल्यूटेंट हैं उनको अपनी एयर से रिमूव करते हैं इन डिवाइसेस की हेल्प से। तो अब हम अपने आते हैं डिस्कशन में सेकेंड कैटेगरी वाले पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने का, जिसमें सेकेंड कैटेगरी में हमारे आते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म ना होकर सीधे हमारे गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो इनको रिमूव करना है। तो ये द रिमूवल मेथड्स फॉर गैसियस पोल्यूटेंट्स आर डिजाइंड टू कंसंट्रेट द पोल्यूटेंट्स इन ए लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। समटाइम्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट इज पॉसिबल। यानी डायरेक्ट जो ऑलरेडी गैस में अवेलेबल हैं पोल्यूटेंट के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या ऐसा तरीका है कि हम डायरेक्टली उनको गैसेस फॉर्म में जो हमारी एयर में अवेलेबल है एज ए पोल्यूटेंट, उनको हम रिमूव कर दें। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली हैज फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी इन इंडिया अंडर द एयर एक्ट 1981 बियॉन्ड विच एन एम्बिएंट एयर कैन बी कंसीडर पोल्यूटेड इन एन लीगल सेंस। यानी हमें अपनी एम्बिएंट एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब हमने बात करते हैं कि गैस, हमने पर्टिकुलेट सस्पेंड मैटर को तो देख लिया कि कौन कौन तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं अगर वो हमारी एयर में पोल्यूटेंट मिक्स हैं तो, लेकिन गैसियस फॉर्म में जो हमारी एयर में है
पोल्यूटेंट उनको रिमूव करने के क्या तरीके हैं। तो जो गैसियस फॉर्म में हैं उनको रिमूव करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे 2-3 मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे हमारे गैसियस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं एयर में। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या तरीके होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन और कंबशन। ये 3 मेथड बच्चों ध्यान रखना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक दूसरा होता है एडसॉर्प्शन, ADSORPTION, तीसरा होता है कंबशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 1 बाय 1 देखेंगे। किसको रिमूव करने के लिए, ध्यान अगेन गैसियस पोल्यूटेंट को, यानी एयर में जो हमारे गैसियस फॉर्म में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं उसको रिमूव करने के लिए डायरेक्टली कौन से मेथड यूज होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन और कंबशन। तो हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन मेथड की। तो एब्जॉर्प्शन मेथड क्या है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन मेथड में क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस इज सेलेक्टेड टू रिमूव gaseous pollutants by dissolution into a liquid solvent such as water or in a caustic or acid solution. Most commonly water is used as absorbent. यानी ये मान के चलते हैं कि हमारी गैस में अगर कोई गैसियस फॉर्म में पोल्यूटेंट है तो हम उसमें एक ऐसा एब्जॉर्ब मिला देंगे लिक्विड फॉर्म में जो क्या करेगा कि जो हमारी लिक्विड हमारी जो गैस इन हो रही है उसमें हमारे मान के चल रहे हैं कि हमारे गैसियस फॉर्म में पोल्यूटेंट है, तो हमने एक लिक्विड भी इन करा रखा है जिसको कि हम एब्जॉर्बेंट बोल रहे हैं, जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है किसको, जो गैसियस फॉर्म में हमारी पोल्यूटेंट मिले हुए हैं एयर में। तो जैसे ही वो लिक्विड के टच में आई एयर हमारी, तो उसने क्या किया कि जो गैसियस फॉर्म का पोल्यूटेंट था वो हमारे उस लिक्विड में मिक्स हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो ऑब्वियसली जब उसमें एब्जॉर्ब हो गया तो वो गैस एयर से हमारे रिमूव हो चुका होगा, तो जो बाद में एयर निकलेगी आउट होके वो क्लीन गैस निकलेगी। और जो लिक्विड हमारा उसमें से फॉर्म में आ रहा है जिसमें पोल्यूटेंट मिला हुआ है उसको हमने एक आउट करने का भी प्रोसीजर बना रखा है। तो यानी इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन मेथड से हम एयर में जो गैसियस फॉर्म में पोल्यूटेंट है उनको हम रिमूव करते हैं, यानी किसकी हेल्प से, बाय डिसोल्यूशन इनटू ए लिक्विड सॉल्वेंट सच एज वाटर। चाहे वो वाटर हो, वाटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, रिएक्ट करने के बाद जैसे कुछ गैसेज रहती हैं वाटर में जैसे टच में आती हैं तो वो उसमें डिजोल्व हो जाती हैं, यानी जब डिजोल्व हो गई तो एयर में रही ही नहीं। तो उस तरह से वो जैसे अमोनिया है, तो इस तरह का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि अमोनिया है, तो वो हमारे उसमें मिक्स हो जाती है और उसके बाद क्लीन गैस हमारी आउट हो जाती है। दूसरा मेथड होता है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें जो पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग गैसियस पोल्यूटेंट इज पास थ्रू ए स्क्रबर के, इसमें जो गैसियस फॉर्म में पोल्यूटेंट्स हैं हमारी एयर में मिक्स हुए उनको एक स्क्रबर से पास किया जाता है, थ्रू ए स्क्रबर कंटेनिंग ए सुटेबल, और उस स्क्रबर में एक सुटेबल लिक्विड रहता है, यानी इसमें सीधे वाटर और कॉस्टिक सोडा में डायरेक्ट एंट्री ना करा के एक स्क्रबर में पास किया जाता है और उस स्क्रबर में उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए एक सुटेबल लिक्विड डाला जाता है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। द लिक्विड एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल गैसेस पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर, तो ऑब्वियसली जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो जो बाहर में गैस निकलेगी वो क्लीन गैस निकलेगी। यानी मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक स्क्रबर यूज़ किया जाता है जिसमें एक सुटेबल लिक्विड पड़ा होता है, तो जैसे ही उसमें पोल्यूटेड गैस एंटर होती है उसके टच में आता है तो स्क्रबर वहाँ से रिमूव कर देता है, जो उसमें से पोल्यूटेंट्स हैं उनको अपने में ले लेता है और बाकी जो हमारी क्लीन गैस होती है वो आउटलेट के फॉर्म में निकल जाती है। ये होता है एब्जॉर्प्शन मेथड जो भी हमने बताया, एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है एडसॉर्प्शन, यानी अभी हमने बताया था एब्जॉर्प्शन, उसी का हमने इनिशियल बताया था एब्जॉर्प्शन का 2 डायग्राम की हेल्प से। एडसॉर्प्शन मेथड क्या है यहाँ पे, यानी ADSORPTN। एडसॉर्प्शन में भी क्या होता है कि इन दिस मेथड द पोल्यूटेड एयर इज पास्ड थ्रू पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से देखा वही चीज़ें जा रही हैं कि डर्टी गैस आई है, इन दिस मेथड द पोल्यूटेड एयर इज पास्ड थ्रू पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स केप्ट इन सुटेबल कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर्स होते हैं कि जिसमें कोई पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स रखे जाते हैं। द गैसियस पोल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द सर्फेस ऑफ द पोरस सॉलिड एंड क्लीन एयर पास थ्रू, यानी एक तरीके से कंसेप्चुअली देखा जाए तो दोनों में वही चीज़ें कह रही हैं, बस एक लिक्विड उसमें हमारा वाटर या उसके फॉर्म में रहता है स्क्रबर के फॉर्म में, और एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है कि उसमें पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट रखा जाता है। पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट का काम क्या होता है कि जो हमारी पोल्यूटेड एयर आ रही है जैसे ही उसकी टच में आएगी तो उसमें से जो उतनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी गैसियस फॉर्म में वो उसमें उसको अपने अंदर ले लेगा और उसके बाद जो हमारी एयर होगी वो एट द सर्फेस ऑफ द पोरस सॉलिड पे आ जाएंगी और क्लीन एयर हमारी पास हो जाएगी। तीसरा होता है कंबशन।
कंबशन मेथड में क्या होता है, ये भी एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि दिस टेक्निक इज अप्लाइड व्हेन द पोल्यूटेंट्स आर ऑर्गेनिक गैसेज और वेपर्स, यानी वही सेम बता रहा है हमारे गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, ये तो वही बात कह रहा है कि दिस टेक्निक इज अप्लाइड व्हेन द पोल्यूटेंट्स आर ऑर्गेनिक गैसेज और वेपर्स के फॉर्म में होते हैं। द ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स आर सब्जेक्टेड टू फ्लेम कंबशन और कैटालिटिक combustion when they are converted to less harmful product carbon dioxide and harmful product water। यानी कहने का ये मतलब है कि इस तकनीक में ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट वगैरह मिला के या जो भी बहुत सारे रिएक्शंस करा के जो इनकम्प्लीट कंबशन हो रखा है या किसी कारण से कंबशन नहीं हुआ है तो हम उसे कम्प्लीटली करा लेते हैं या बचे हुए को करा लेते हैं। उससे हमारी उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं तो वो इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसा वाटर निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में कि जो इतना हार्मफुल नहीं होगा कि अगर वो डायरेक्टली मिलेगा तो हमारी एयर को पोल्यूट करेगा। यानी कंबशन मेथड में बेसिकली करना क्या है कि दिस टेक्निक इज अप्लाइड व्हेन द पोल्यूटेंट्स आर ऑर्गेनिक गैसेज और वेपर्स, ये तो हमें क्लियर था अच्छे से। तो ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स आर सब्जेक्टेड टू फ्लेम कंबशन और कैटालिटिक कंबशन, यानी हमने या तो उन्हें दोबारा से अच्छे से जला दिया या उनमें कुछ कैटालिटिक या ऐसी चीज़ें मिलाई जिससे वो अच्छे से और जल जाएं, ताकि ये ना हो कि जो आधे जले हुए थे या इनकम्प्लीट कंबशन के चलते डायरेक्टली बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रहे थे तो वो अब कंप्लीट कंबशन या फ्लेम कंबशन या कैटालिटिक कंबशन अलग से कुछ हमने ऐसी चीज़ मिलाई जिससे उनका अच्छे से कंबशन हो जाए। तो वो यूज़ करने के बाद जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस वो या तो लेस हार्मफुल होगी गैस या हमारी इस तरीके का प्रोडक्ट जनरेट करेंगे जो इतना हार्मफुल नहीं होगा जितना कि पहले हो रहा था। तो ये तीन तरीके से एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और कंबशन, तीनों में एक बार मैं अगेन समराइज कर देती हूँ कि एब्जॉर्प्शन में हमने वाटर के या कोई इस तरीके का सॉल्वेंट यूज़ किया था जिससे हमारा इम्प्योरिटी उसमें आ गई थी और हमारी क्लीन एयर हो गई थी। एब्जॉर्प्शन में हमने एक पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट यूज़ किया था जिसमें हमारा जैसे ही उससे गैस पास होती थी तो पोल्यूटेंट्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते थे सरफेस पर और क्लीन एयर निकल जाती थी। और कंबशन में हमने उसे फ्लेम कंबशन या कैटालिटिक कंबशन के माध्यम से ठीक से अच्छे से कंबशन किया, जलाया, तो उसके बाद जो प्रोड्यूस हो रही हैं गैसेस या प्रोडक्ट वो उतने हार्मफुल नहीं जितने कि पहले थे। तो इस तरह से हमारी काफ़ी हद तक एयर जो पोल्यूशन था वो कंट्रोल किया जा सकता था। तो इस तरह से हमने देखा कि मेनली एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल करने में हमारे एक एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और एयर पोल्यूशन एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है। इट कैन अफेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम as well, since clear air is an essential factor of life for respiration. It is necessary to prevent the sources of air pollution. Due to air pollution destructive phenomenon like acid rain, global warming, ये सारा हमने पहले भी बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि हमें अपने वायु प्रदूषण जो हमने पढ़ा है और सीखा है उसको हमें अपने हद तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हमें कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम इसने अपने जो लेक्चर डिस्कस किया है अभी तक के एयर पोल्यूशन से संबंधित सारी चीज़ों का अब हमने देखा बेटा कि आज के हमारे जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड में कुल मिला के हमने अपने एयर पोल्यूशन क्या होता है और एयर पोल्यूशन के प्रभाव क्या होते हैं, उसके मेन कारक कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हमने फोकस डाला था अपनी पूरी यूनिट में कि प्रकृति में वायु के अवयवों की संतुलित अवस्था में ऐसा तो नहीं कोई भी इम्बैलेंस हो जा रहा है तो उसका प्रभाव जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर, पेड़ पौधों पर, अभी अन्य सभी वस्तुओं पर क्या किस तरह से पड़ सकता है और कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसके चलते एयर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे धुआं हो रहा है, कृषि एग्रीकल्चर के थ्रू हो रहा है या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के थ्रू हो रहा है या डस्ट पार्टिकल के थ्रू हो रहा है, कौन से एयर पोल्यूशन के मेनली स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं कि मैन मेड सोर्सेज हैं, वॉल्केनोज एरप्शन है या बिल्डिंग्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या जनसंख्या है, ये सारी चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के चलते हो रहा है, स्मोक जो हमारे व्हीकल्स से निकल के आ रहा है, और या हम कह रहे हैं कि माइनिंग जो वर्क हो रहा है अर्थ में उससे बहुत हो रहा है धुआं, एग्रीकल्चर वर्क से हो रहा है, इंडोर एयर पोल्यूशन से हो रहा है और मतलब दहन हो रहा है, घरेलू ईंधन यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे हमने मेथड देखे थे कि किस तरह से क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर हमने एयर पोल्यूटेंट्स पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, एल्कोहल, इस तरह से चीज़ें
हमने बहुत सारे देखे थे कि कौन कौन से मेजर हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल में हमने मेनली कुल मिला के यही सीखा है अपने पूरे यूनिट में, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन के पूरी ईवीएस की यूनिट में हमने यही देखा कि मानव जनसंख्या वृद्धि रोकने के हमें प्रयास करने चाहिए और आम जनता को हमें वायु प्रदूषण से होने वाले जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहिए, जागरूक कराना चाहिए, धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। उसी तरह से कारखानों की चिमनियों में फ़िल्टरों का प्रयोग करना चाहिए, चिमनियों को काफ़ी ऊंचाइयों पर रखना चाहिए और हमारी जो व्हीकल्स हैं उनमें हमें प्रॉपर ये देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट कंबशन ना हो, यानी अच्छे से प्रॉपर समय समय पर हमें पोल्यूशन अपना चेक कराते रहना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, वृक्षारोपण, और इंडस्ट्रीज़ हमेशा शहरों तक गाँवों से दूर बनानी चाहिए और जो बहुत वाहन बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस बनाई हैं उन कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर अपने बहुत हद तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि हम एक स्वच्छ वातावरण में रह सकें और स्वच्छ वायु में सांस ले सकें। इन्हीं शब्दों के संग धन्यवाद बेटा, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। थैंक यू ऑल।